तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिमांशु पांडे ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ गोला मार्केट और गोला मार्केट में जन संगठन का आंदोलन चल रहा है, जिसमें हमारे बॉबी भाई जी हैं और उनका एक आंदोलन किया गया है उनके द्वारा कि जो कि छात्र एचएनवी के जो छात्र नेता हैं, छात्र संगठन है एचएनवी का, जो कुछ लोग भी उन्होंने भी आवाज़ उठाई है बॉबी भाई के साथ, और वो लोग भी पूरा समर्थन कर रहे हैं बॉबी भाई का, और हम लोग भी बॉबी भाई का पूरा समर्थन करेंगे। क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो लोग बेरोज़गार बैठे हैं वो लोग बिल्कुल भी इस धांधलेबाजी से खुश नहीं हैं। क्योंकि दोस्तों, इस धांधलेबाजी में हम उत्तराखंड की जनता फंसते जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि हम अंग्रेज़ों के गुलाम तो नहीं होंगे, परंतु हम खुद सरकार के गुलाम हो जाएंगे दोस्तों। तो हमारे साथ पूरा बने रहे इस वीडियो में और देख। छात्र संगठनों के जो नेता उपस्थित हैं और जिन्होंने इस सभा के माध्यम से यहाँ पर से ये सुनिश्चित करके जाएं कि हम लोग आगे आने वाले जो दिन हैं उसमें जो ये बेरोजगार संघ एक मुहिम जो छेड़ रहा है, इस मुहिम में पूरे प्रदेश के भीतर के लोगों को, हम सब लोगों को समर्थन उनको देना पड़ेगा। और यूकेएसएससी घोटाले की आप बात देखें, सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि आपका ध्यान यूकेएसएससी घोटाले से हटाया जाए। इसलिए वो नया सिगुफा लेकर के आए हैं कि हम अब जांच जो है, अब जो ये बाकी की परीक्षाएं हैं, पुलिस भर्ती का जो रिटन है, उसके साथ साथ जो बाकी की परीक्षाएं हैं वो हम यूकेपीसीएस को देने वाले हैं। और मैं तो तमाम उन छात्रों से निवेदन ये जरूर करना चाहूंगा। देखो साथियों, हमें एक बात बहुत सलीके से हम लोगों को समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इस प्रदेश के भीतर ही नहीं, इस देश के भीतर एक हम पढ़े लिखे लोगों की ये गलतफहमी है। हम लोगों को लगता है कि हमारा काम तो केवल पढ़ना लिखना है, और जब नारे लगाने हो, जब संघर्ष करना हो, तो तब आपको ध्यान आएगा, तब आपको याद आता है कि बॉबी पवार जी इसके लिए संघर्ष करेंगे। तब आपको लगेगा कि तमाम जो ये छात्र नेता हैं, युवा नेता हैं, ये आपके लिए संघर्ष करेंगे। लेकिन आप लोग देखिए, क्यों आपको सड़कों पर आने की जरूरत है। इस यूकेएसएससी घोटाले के भीतर देखिए, यूकेएसएससी का घोटाला, इतना बड़ा घोटाला उत्तराखंड के भीतर हुआ, कौन इससे प्रभावित हुआ? तमाम जो युवा छात्र नेता इससे प्रभावित नहीं हुए। जो कोचिंग इंस्टीट्यूटों में बैठने वाला जो छात्र था, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाला जो छात्र था, वो इस घोटाले से प्रभावित हुआ। सड़कों पर उतरे, इस जो पूरे घोटाले के खिलाफ आप पुरजोर तरीके से अपना विरोध करें। और देखिए यूकेएसएससी में क्या हुआ। मैं तमाम जब कोचिंग इंस्टीट्यूटों के छात्रों के बीच में था, तब भी मैंने ये बात कही, क्योंकि एसएससी के भीतर आज एक छात्र अगर तैयारी करता है तो छात्र किसी परीक्षा की तैयारी करने से पहले उसके सिलेबस का अध्ययन करता है कि वो सिलेबस कहां तक आने वाला है। लेकिन आप लोग देखिए, 2021 के भीतर वन दरोगा की भर्ती इस उत्तराखंड के भीतर हुई, और उस दरोगा भर्ती में क्या हुआ, 1800 सवाल में से 332 सवाल हटाने पड़े। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। एक पूरा सिस्टम आयोग के पास है, एक पूरा सिस्टम है जिसमें क्वेश्चन पेपर डिसाइड करने के लिए कुछ लोग बैठे हुए हैं, और 1800 सवाल में से 332 सवाल उस वन दरोगा की परीक्षा में सिलेबस से बाहर आए। तो देखिए कितने दुर्भाग्यपूर्ण की स्थिति हमारे इस उत्तराखंड के सामने है। उसी के बाद 2021 के भीतर एक और परीक्षा संयुक्त लोकाकेर के 400 पदों के लिए उत्तराखंड में हुई, और उस लेखाकार की भर्ती में तो क्या हुआ, उस लेखाकार की भर्ती में 350 से ज्यादा सवाल गलत पाए गए। अब देखिए कैसे लोगों को हमने चुन करके भेजा है सरकारों में, और उन सरकार के लोगों ने कैसे लोगों को वहां आयोग में बिठाया कि 350 सवाल से ज्यादा सवाल गलत आ रहे हैं। और आप लोग देखिए उसमें जो बड़ी कमी सामने उभर करके आई, उन्होंने कहा कि सवाल क्यों गलत हुए। आधा से ज्यादा सवाल इसलिए गलत हुए क्योंकि इंग्लिश से हिंदी का जो ट्रांसलेशन था वो गूगल हिंदी ट्रांसलेटर के थ्रू किया गया। तो मैं तो पूछना चाहता हूं भाई, मेरा तो इस सभा के माध्यम से और पूरे हमारे मंच में जितने लोग बैठे हैं, कि भाई यूकेएसएससी के महानुभावों, अगर तुम्हें नहीं आता है ट्रांसलेशन करना, अगर तुम्हें नहीं आता है सही सवाल बनाना, तो हमारे इस श्रीनगर में बैठे हुए किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से एक छात्र को ले जाओ, वो छात्र बनाएगा यूकेएसएससी का पेपर, वो छात्र बनाएगा वन दरोगा का पेपर, वो छात्र बनाएगा पुलिस के रिटर्न का पेपर। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हम सब लोगों के सामने है। और हम लोगों को भटकाव से बचने की जरूरत क्यों है? इन्होंने मुद्दा कहां भटकाया, उन्होंने कहा यूकेएसएससी से हम यूकेपीसीएस को एग्जाम देने वाले हैं।
और देखिए कि यूकेपीसीएस भी कोई दूध का धुला आयोग नहीं है। यूकेपीसीएस के भीतर आपने देखा 22 साल हमारे इस उत्तराखंड राज्य को बने हुए हैं और 5 पीसीएस की परीक्षाएं अभी तक वो यूकेपीसीएस करवा पाया। ये उस यूकेपीसीएस की योग्यता है। यूकेपीसीएस जो 22 साल में 5 पीसीएस की परीक्षाएं करवा पाया, आपने उसको 6 परीक्षाएं और दे दी। तो हम सब लोगों के सामने ये सोचने की जरूरत है। और यूकेपीसीएस के बारे में एक और, जो लोग यहाँ पर एलटी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, इससे पहले उत्तराखंड के भीतर में यूकेपीसीएस ने एक प्रवक्ता की परीक्षा कराई। उसके प्री का राउंड होना था, मेन राउंड होना था। मेन राउंड के लिए आयोग के द्वारा एक नियमावली जारी की गई जिसमें कहा गया कि हम हर पद पर 15 अभ्यर्थियों को बुलाएंगे। लेकिन आप पदों का अंतर देखिए, गणित के विषय में एक सीट पर 7 लोगों को बुलाया गया और वहीं हिंदी के विषय पर 31 लोगों को उस मेन के लिए बुलाया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, ये उस आयोग की चालाकी है, ये हम सब लोगों की समझने की जरूरत है। और गलत सवालों के लिए जब क्वेश्चन चैलेंज करने की बात आई तो आयोग ने कहा कि आप क्वेश्चन अगर कोई चैलेंज करना चाहते हैं तो 50 रुपए आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा, 50 रुपए में आप एक क्वेश्चन को चैलेंज कर पाएंगे। तो ये स्थिति हम सब लोगों को समझने की जरूरत है। और मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि कैसे राज्य में हम लोग रह रहे हैं कि एलटी की एक परीक्षा हुई इस उत्तराखंड के भीतर, और परीक्षा किसके बोलने पर हुई? सरकार ने एक नोटिस निकाला। सरकार ने नोटिस निकाला, जो अभ्यर्थी जो बीएड कर रहे थे, जिन्होंने इतने सालों से जो मेहनत कर रहे थे, उन्होंने फॉर्म भरा, उस एलटी की परीक्षा का पेपर दिया। उस पेपर के बाद जब रिजल्ट खुला, कुछ अभ्यर्थी किसी सवालों को लेकर के कोर्ट चले गए और आयोग ने क्या चालाकी की, सवाल था केवल 2 विषयों का, मतलब ऑब्जेक्शन थे 2 विषयों पर, आयोग ने पूरी भर्ती परीक्षा रोक ली। उसके बाद अभ्यर्थी कोर्ट में गए, उन्होंने कहा साहब हमारे विषय में तो आपत्ति नहीं है, कम से कम हमारे विषयों को तो हटा दो। उसके बाद कोर्ट ने वो विषय हटाए। लेकिन आज आप देखेंगे देहरादून के भीतर वो कैंडल मार्च को करने को मजबूत है वो एलटी के अभ्यर्थी, और कुछ दिन बाद वो भूख हड़ताल पर बैठने वाले वो अभ्यर्थी हैं। तो भाई मेरा सवाल तो सरकार से ये है कि आपके बोलने पर कोई अभ्यर्थी फॉर्म भर रहा है, आपके नियमानुसार वो पेपर दे रहा है ईमानदारी के साथ, वो हाकम सिंह की तरह 15-15 लाख में उसका सौदा नहीं कर रहा है, वो ईमानदारी के साथ उस पेपर में बैठ रहा है, उस परीक्षा को दे रहा है, उस परीक्षा को पास कर रहा है। लेकिन आप उसको तब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपने उसका कर दिया, लेकिन नियुक्तियों के लिए आप उसको दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। इसलिए मैं कहता हूं, इसलिए मेरा अभ्यर्थियों से सबसे निवेदन है कि आइए, ये समय आ गया है कि जब आप सड़कों पर उतरे, आप इंतजार मत कीजिए कि किसी परीक्षा में आपका चयन होगा और आपको नियुक्ति नहीं मिलेगी तब आप सड़कों पर आएंगे। ये जरूरत है इस समय आपको सड़कों पर आने की। और अंतिम बात, मैं विधानसभा घोटाले के भीतर इतना बड़ा घोटाला हुआ, और घोटाला हुआ ये उतनी बड़ी बात नहीं थी जितनी बड़ी बात जब माननीयों ने खुली बेशर्मी के साथ कहा कि हाँ हमने किया है, हमारा विशेषाधिकार है ये। तो तब मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, क्या इस प्रदेश के भीतर प्रेमचंद अग्रवाल जी विधानसभा अध्यक्ष हुए, गोविंद सिंह कुंजवाल जी विधानसभा अध्यक्ष हुए, उन्होंने 150 लोगों को नौकरी लगाया। और आप लोग पढ़िए उसको जरा, किस तरीके से उन्होंने नौकरी लगाया। नौकरी इस नाम पे लगाया, उनसे पूछा गया कि आपने, भाई यूपी की विधानसभा है 405 की, वहां कर्मचारी है 543, हमारे यहाँ है 170 की विधानसभा और कर्मचारी है 560। तो उनसे पूछा गया कि आपने 560 अभ्यर्थी क्यों चुने? तो उनका कहना था हमको गैरसैंण में सत्र के लिए इन अभ्यर्थियों की जरूरत थी। और आप देखिए कितना खुला मजाक हम सब लोगों के साथ हो रहा है। 560 लोगों को नौकरी मिली हमारे उस गैरसैंण सत्र के नाम पर, और सरकार पिछले 4-5 सालों में आप काउंट कर दीजिए कितनी बार वहां विधानसभा सत्र चला। ये सब हम लोगों के सामने होता है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि इतने बड़े माननीय हैं, ये तो सरकारी स्कूलों को अच्छा भी नहीं समझते हैं। जब अच्छा नहीं समझते हैं इसलिए वहां अध्यापकों को नहीं भेजते हैं। लेकिन मैं तो इन माननीयों से कहना चाहता हूं कि आपके पास तो जिन स्कूलों को आप अच्छा समझते हैं, इंटरनेशनल स्कूल को शायद वो अच्छा समझते हैं। अरे कम से कम जब इतना लोगों का हक मार दिया है, लोगों का पैसा अपनी जेबों में ठूस दिया है, कम से कम जो है अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ाओ, उनको इस योग्य, और आप अपने रिश्तेदारों को वहां नौकरी दे देंगे। और आप लोगों ने देखा कितना भारी मजाक हुआ विशेषाधिकार के नाम पर। और एक चालाकी जो सरकार उसमें कर रही थी, प्रेमचंद अग्रवाल जी से पूछा गया कि भाई क्यों करिए आपने ये भर्ती, वो एक चालाकी और हम सबके साथ कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये टेम्पररी अरेंजमेंट है। तो आप लोग पूरे सरकारी सिस्टम के भीतर टेम्पररी अरेंजमेंट की व्यवस्थाओं को देखेंगे। हम लोगों ने तो जितना अपना, हमारी जितनी उम्र हुई 25-26 साल में, हमने टेम्पररी अरेंजमेंट के नाम पर अगर कुछ शब्द सुने तो हमने आउटसोर्सिंग का नाम सुना, हमने संविदा शिक्षक का नाम सुना, हमने सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचर का नाम सुना, हमने शिक्षा मित्र का नाम सुना।
लेकिन एक ये नए तरीका का टेम्पररी अरेंजमेंट इन्होंने किया, और उस टेम्पररी अरेंजमेंट को क्या कहा? उस टेम्पररी अरेंजमेंट का नाम है एडहॉक, जिसको हिंदी में कहते हैं तदर्थ नियुक्ति। और तदर्थ नियुक्ति का मतलब होता है, आप जितनी भी नौकरियों में देखिए, अगर किसी को परमानेंट नौकरी पर लगाना हो तो उसको पहले एडहॉक में लगाओ और उसके बाद उसको परमानेंट कर दो। ये खुला मजाक हम सब लोगों के सामने आने वाला है। और इन्हीं सब बातों के साथ हम सब लोग आने वाले दिनों में एकजुट होंगे। और यूपीएससी में एक परीक्षा और उन्होंने मेन के साथ की है। पुलिस के जितनी भी लोग यहाँ पर पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस के कुछ अभ्यर्थी पीछे खड़े हैं, तो आप लोगों ने देखा कि पहले जिला वाइज मेरिट जारी होती थी। इस बार सरकार ने क्या चालाकी करी? सरकार ने कहा हम भाई प्रदेश के स्तर पर मेरिट लगाएंगे, और उसी के भीतर सरकार दो बातों पर खुली फंस गई। खुद कहा कि हम अब जिलावार मेरिट जारी नहीं करेंगे, लेकिन जब फिजिकल हुआ तब लोगों को जिलावार बुलाया। तो देखिए किस प्रकार की चालाकी ये लोग कर रहे हैं। जब फिजिकल होगा आप जिलावार लोगों को बुलाएंगे, और जब सिलेक्शन होगा तब आप कह रहे हैं कि स्टेट के लेवल पर हम लोग मेरिट लगाएंगे। तो इन सब घोटालों के खिलाफ आने वाले दिनों पर विशेषकर पढ़े लिखे लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि वो लोग आए, हमारी इस लड़ाई में शामिल हो। आज हम श्रीनगर के समस्त जो छात्र संगठन है, उन्होंने उत्तराखंड बेरोजगार संघ की मुहिम में अपनी हाँ मिलाई है। हम लोगों ने कहा कि हम अपने पूरे संगठन के साथ इनके साथ हैं। आप सब लोग इस मुहिम में आने वाले दिनों में जुड़ेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी ने मेरी बात को सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई अंकित उछले जी, आपने अपने कुछ विचारों को हमारे इस जनसभा मंच पर रखे। और मैं निवेदन करता हूं समस्त जनमानस एवं समस्त युवा साथियों से कि आप सभी इस जनसभा में अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करें। मैं इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे बीच समस्त एवं सम्मानित बुजुर्गगण भी इस जनसभा में बैठे हैं। मैं आप सभी का हार्दिक एवं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं कि आपने अपने अमूल्य समय देकर आपने इस जनसभा में भागीदार बने। मैं निवेदन करता हूं तमाम माताओं का, तमाम अपनी मातृशक्ति का मैं इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जिस तरह से हम कई समय से, जब से बड़े तमाम जितनी अभी तक नियुक्तियां हुई हैं, उनमें जिस तरह से प्रदेश के नेताओं न कह के मैं माफिया कहूंगा, प्रदेश के माफियाओं ने जिस तरह से अपने चहेतों को लगाने का यहां पर प्रयास किया, तो हमारा संघर्ष तब से जारी है। तो दोस्तों, ये लड़ाई किसी एक संगठन की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आज पूरे प्रदेश की लड़ाई बन चुकी है। ये लड़ाई आज उस गरीब बच्चे की लड़ाई है जिसके माँ पिताजी, जिसके भाई बहन न जाने किन परिस्थितियों में उस बच्चे को पढ़ाई करा रहे हैं। पहले कहा जाता था पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आता, तो निश्चित तौर पर आज हम देख रहे हैं पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी कैसे इस प्रदेश के काम आएगा। साथियों, आपने देखा होगा जिस तरह से बिहार से, उत्तर प्रदेश से और तमाम राज्यों से पीछे के रास्ते से इस प्रदेश के अंदर नौकरियां बांटने का जो इस प्रदेश सरकार ने कार्य किया है, वो बिल्कुल ही शर्मनाक है। तो मैं कहना चाहूंगा, हमारे प्रदेश का नौजवान कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस करता है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा, जितने भी तमाम इस वक्त इन लोगों का भविष्य इसी तरह दर में लटका रहेगा। साथियों, यह मुद्दा कोई निशांत कंडारी का मुद्दा नहीं है, यह मुद्दा कोई बॉबी पवार का अकेला मुद्दा नहीं है। यह मुद्दा है हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, यह मुद्दा है हमारे आने वाली पीढ़ियों की भविष्य के लिए, यह मुद्दा है। दोस्तों, अगर हमें लड़ना होगा, अगर हमें इस सरकार के खिलाफ लड़ना होगा, तो तमाम प्रदेश के युवाओं को एकजुट होना पड़ेगा। मेरे साथियों, हम कोई लड़ाई किसी स्कूल के प्राचार्य से नहीं कर रहे हैं, हम कोई लड़ाई किसी विश्वविद्यालय के कुलपति से नहीं कर रहे हैं। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं दोस्तों, वो प्रदेश के सिस्टम से लड़ाई कर रहे हैं। इसके लिए हम सबको एक साथ होना पड़ेगा। साथियों, मैं कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, यहां पर मेरे छोटे भाई आयुष मियां भी पहुंच चुके हैं और वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष
अंकित रावत भी आ चुके हैं, उनको भी मैं चाहूंगा वो मंच पर आए और अपने यहाँ पे आसन विराजमान करें। तो तमाम छात्र संगठन, हम जो छात्र संगठन से आते हैं और तमाम यहाँ पर आर्यन छात्र संगठन रहा हो, चाहे छात्र छात्र संगठन हो, तमाम मेरा गुजारिश है वो छात्र संगठन किस काम का जो छात्रों की आवाज न उठा सके। अगर छात्र संगठन अपने आप को हम बोलते हैं तो यह असली वक्त है प्रदेश में दिखाने का कि छात्र संगठन अगर छात्रों की हित की लड़ाई कॉलेज के अंदर कर सकता है तो छात्र संगठन छात्रों की हित की लड़ाई प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भी लड़ सकते हैं। साथियों ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं सिर्फ आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोग घर घर गांव गांव जाकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और जिस तरह से प्रदेश के अंदर एक हाकम, प्रदेश के जितने भी गांव हैं सफेदधारी और ये नेतागण जो हाकम फोर्स है कब ये पकड़े जाएंगे। साथियों एक हाकम इसके पीछे जिम्मेदार नहीं है, निश्चित तौर पर पूरा प्रदेश का हर नागरिक समझता है, हर नागरिक को यह आभास है कहीं न कहीं सफेद पोशों की जो यहाँ पर नेतागण है जिनको हमने चुन के भेजा है उनकी इसमें कहीं न कहीं मिली भगत है। नहीं देगा, कतई नहीं देगा। तो एसटीएफ के कहीं न कहीं हाथ है तो कहीं न कहीं यह जांच ढीली हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि यह जांच सीबीआई के हाथों में जानी चाहिए, सीबीआई के हाथों में यह जांच जानी चाहिए, तब जाके जो इस पूरी खिचड़ी में, इस पूरे भ्रष्टाचार के अंदर जो बड़े मगरमच्छ हैं उनके गले पकड़े जाएंगे। साथियों प्रदेश के अंदर इस लड़ाई को लड़ते हुए बॉबी पवार जी हमारे बीच में हैं। न जाने कितने वर्षों से ये इस लड़ाई को लड़ रहे थे, गली गली इस लड़ाई को लड़ रहे थे, बार बार कह रहे थे कि जो हमारे प्रदेश का छात्र पेपर दे रहा है उन पेपरों में धांधली हुई है, धांधली हुई है, धांधली हुई है, पर उनकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। पर एक न एक रोज ऐसा वक्त जरूर आता है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। और आज कहीं ना कहीं बॉबी पवार और उनके तमाम साथियों की वजह से 40 से 50 तक लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। साथियों तो ये बधाई के पात्र हैं और हमारी कोशिश है कि वो 40 लोग जब अभी तक पकड़े गए हैं उनके जो नए नाका है जब तक उन पर तलवार नहीं लटकेगी तब तक हम चैन की सांस नहीं लेने वाले। साथियों चंद शब्दों से अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। युवा है और युवा की ही अंदाज में बात करना चाहूंगा। हम लड़ेंगे साथियों, हम लड़ेंगे साथियों तुम्हारी गुलाम इच्छाओं के लिए, हम लड़ेंगे साथियों तुम्हारी गुलाम इच्छाओं के लिए, हम लड़ेंगे साथियों उस मायूस मौसम के लिए, हम लड़ेंगे साथियों उस मायूस मौसम के लिए। बंदूक ना होगी तो तलवार से लड़ेंगे और तलवार ना होगी साथियों तो अपने जज्बात से लड़ेंगे। हम लड़ेंगे साथियों तुम्हारी गुलाम इच्छाओं के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हो। बड़े भाई श्री प्रताप भंडारी जी पीसीसी सदस्य, आप भी अपने उच्च शब्दों को हमारे इस जनसभा के मंच पर रखें। बड़े भाई प्रताप भंडारी जी। भाई बॉबी पवार तुम संघर्ष करो, भाई बॉबी पवार तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई बॉबी पवार तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लगा दो आग पानी में, लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो, शरारत हो तो ऐसी हो, मिटा दो जुल्म की हर कश्ती, मिटा दो जुल्म की हर कश्ती, बगावत हो तो ऐसी हो, बगावत हो तो ऐसी हो। सम्मानित हमारे बहुत ही युवा साथी, अपने प्रदेश के बेरोजगार युवा संगठन के अध्यक्ष भाई बॉबी पवार जी, हमारे बहुत ही सम्मानित बड़े भाई उत्तराखंड आंदोलनकारी और किसान मोर्चा से जुड़े हुए हमारे श्रीनगर के आदरणीय बड़े भाई
श्री भोपाल चौधरी जी, बहुत ही सम्मानित हमारे पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष भाई निशान कंडारी जी, बहुत ही सम्मानित हमारे युवा छात्र नेता और पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष भाई अंकित रावत जी, हमारे जय हो संगठन के बहुत ही सम्मानित अपने युवा साथी भाई आयुष मिया जी, बहुत ही सम्मानित हमारे अपने आयशा से भाई अंकित जी, हमारे यहाँ पर बहुत ही सम्मानित अपने संचालक भाई सुशील केंतुरा जी, आप बेरोजगार संघ से जुड़े हुए हैं, हमारे बहुत ही सम्मानित छोटे भाई छात्र नेता शिवकांत कंडारी जी, और यहाँ पर सम्मानित तमाम युवा साथी, माताएं बहनें, युवा बुजुर्ग एवं श्रीनगर की सम्रान जनता एवं मेरे व्यापारी बंधुओं, साथ में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए मेरे तमाम साथी, प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए मेरे तमाम साथी, मैं आप सबका आज इस ऐतिहासिक गोला पार्क पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, आप सब लोग जानते हैं, मुझसे पूर्व में बहुत से वक्ताओं ने अपनी बातें रखी, और आप सब जानते हैं कि आज इस 22 वर्ष के उत्तराखंड में जिस प्रकार से हमारी मां बहनों ने अपनी आबरू को लुटा दिया, हमारे तमाम युवा साथियों ने अपने सीने पे गोली खाकर अपनी मां बहनों के साथ तमाम तरह का अत्याचार, बलात्कार, और उसके बाद हमको बड़े संघर्षों के बाद ये उत्तराखंड राज्य हमको मिला। साथियों, तमाम उन उत्तराखंड के तमाम लोगों ने, यहाँ के कर्मचारियों ने, यहाँ की माताओं बहनों बुजुर्गों, तमाम युवा साथियों ने, मुझे याद है कि तब लगभग मेरी उम्र 14, 15, 16 साल की होती थी, और जब उत्तराखंड आंदोलन के लिए विद्यालयों को बंद किया जाता था, पौड़ी में आंदोलन हुआ करता था, श्रीनगर में आंदोलन हुआ करता था, तो हम लोग भी विद्यालय से जो हमारे तमाम नेतृत्व करने वाले युवा साथी होते थे, उनके साथ में कभी पौड़ी और कभी श्रीनगर में जब आंदोलन हुआ करते थे, तो हम भी उनके साथ जनता के सामने लाने में अपने लंबे संघर्षों के बाद आज इतना बड़ा भ्रष्टाचार जनता के सामने उजागर हुआ है। साथियों, आज उत्तराखंड राज्य देवभूमि, ये उत्तराखंड राज्य के नाम से जाना जाता है। हम देवभूमि के लोग हैं, और भारतवर्ष के अंदर जो भ्रष्टाचार इस उत्तराखंड में हुआ है, मैं समझता हूं पूरे देश के अंदर उत्तराखंड को शर्मसार इन नेताओं ने और इन अधिकारियों ने किया है। साथ खड़ा है, मैं उस मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूं, और तमाम वो जागरूक साथी पूरे उत्तराखंड के जो इस बात को उजागर कर रहे हैं, तब जाके इस सरकार के कानों में जू रेंगने का काम किया है। और आज एसआईटी गठन होने के बाद आज 4 दर्जन से ज्यादा लोगों को जेल में नंबर का पेपर होगा, इसमें से आपको इसकी तैयारी करनी है, उसकी कोचिंग दिलाई गई। और जो हमारा बच्चा जो लगातार वर्षों से जो संघर्ष कर रहा है, जो तैयारी कर रहा है, उसको पता ही नहीं है, वो अपने मन से पढ़ रहा है कि भाई ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा। वो लाखों क्वेश्चनों में से उसके 100 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एक वो व्यक्ति है, एक वो कूड़ा कबाड़ है, जिसको 100 क्वेश्चन पहले ही दे दिए गए हैं कि तुमने ये 100 क्वेश्चन करने हैं और तुमने उसमें से निकलना है। तो उसमें उनकी कई बार उनकी परीक्षाएं हुई, उन 100 क्वेश्चनों को याद करवाने के बाद भी उनकी कई बार उनकी परीक्षाएं हुई, और उसके बाद उनको मुख्य जो परीक्षा होती है उसमें बैठाने का काम किया गया है। तो इसलिए उन जो टैलेंटेड बच्चा है, जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं
वाले समय में हमारे बच्चे कुछ अधिकारी बनेंगे, कुछ नौकरी, सरकारी नौकरी लगेंगे, कभी नहीं लग सकते हैं। अगर आप बॉबी भाई के हाथों को मजबूत करने का काम नहीं करेंगे तो ये सपने कभी साकार नहीं हो सकते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आइए, बाहर आइए। 6 महीने, 1 साल, 2 साल यदि हमको इस रूप में आंदोलन करना पड़ेगा और इस गंदगी को समाप्त करना पड़ेगा, आने वाले समय में जो हमारे बीच का जो टैलेंटेड बच्चा होगा, जो उस योग्य होगा, वो उस पद पर जाए। इसलिए हम सब लोगों को एक होकर भाई बॉबी पवार के हाथों को मजबूत करना है। तो साथियों, मैं ज्यादा ना कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। भाई बॉबी पवार जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बॉबी भाई, आपके संघर्षों को मैं हाथ जोड़कर सलाम करना चाहता हूं। श्रीनगर की जनता, इस ऐतिहासिक गोले पार्क पे एक बात और कहना चाहता हूं। इस ऐतिहासिक गोले पार्क पे उत्तराखंड के आंदोलन हुए हैं और बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, और जिस भी आंदोलन में अगर गोले पार्क पर उसका अगर आगाज हुआ है, निश्चित रूप में उस पर सफलता मिलने वाली है। इसलिए मैं आज इस बात का साधुवाद आपको देना चाहता हूं कि आने वाले समय में ये मैं लिख कर दे सकता हूं कि बॉबी पवार भाई, आपका ये संघर्ष खराब नहीं जाने वाला है। आपके इस संघर्ष को बहुत ऊंचाइयां मिलेंगी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अपने तमाम साथियों का। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें देखा गया कि उत्तराखंड चिकित्सा परिषद एक बोर्ड है, वहां पर जो उसके अध्यक्ष थे वो कोई शर्मा जी, वो जम्मू कश्मीर के थे। हमने जब डाटा खंगाला तो वहां पर जम्मू कश्मीर के लोगों को नौकरी में भर दिया गया। तो ये न्याय हमारे उत्तराखंड के साथ हो रहा है, ये न्याय इस देवभूमि के साथ हो रहा है। एम्स जैसे बड़े संस्थान में, जो ऋषिकेश में एम्स जो दिया गया है, उसमें इतने बड़े संस्थान में राजस्थान से लाकर 650 लोगों को नौकरी दी जाती है। और उत्तराखंड के जो युवा हैं वो क्या बर्तन धोने के लिए और सेना में भर्ती होने के लिए पैदा हुए हैं? क्या वो एम्स में नौकरी नहीं कर सकते? आपने राजस्थान से लाकर 650 लोगों को वहां पर भर दिया गया है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की भी बात करें, अगर 70 और 30 रेशो की जो हमारी सरकारें बात करती है, वो सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो, वो सरकार चाहे भाजपा की रही हो, अगर हमारी सरकारें 70 और 30% की जो बात करती है कि 70% स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा, आप एक बार शेड्यूल की तरफ नजर दौड़ाकर देख लीजिए, आप देखेंगे वहां पर बड़े बड़े पदों पर सारे बाहर के लोग हैं। जो अवधारणा उत्तराखंड बनाने को लेकर थी, वो अवधारणा तो रह नहीं गई। तो हम इस पीड़ा को क्या समझें और इस पीड़ा से कैसे पार पाया जाए? अगर आज ये मौका मिला है, अगर आज 45 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी है, तो ये आंदोलन शायद जन आंदोलन का रूप ले चुका है। और इसका नतीजा है कि आज प्रदेश भर के हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर गांव-गांव में ये विरोध के स्वर उठ रहे हैं कि हमारी सरकारों ने 22 वर्षों में शायद उत्तराखंड को यदि किया है कुछ, तो सिर्फ और लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया है। तो अगर ये स्वर हर गांव से, हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर से उठ रहे हैं, तो इन स्वरों को आगे ले जाना होगा। इस विरोध के स्वरों को आगे ले जाकर एक जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। वो जन आंदोलन ये हो सकता है कि हमने कहा कि हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहां पर हमारे पढ़ने वाले छात्रों के हाथ में कलम हो, वो कोचिंगों में जाकर पढ़े, वो लाइब्रेरी में बैठकर पढ़े, वो ये ना हो कि सड़कों पर आकर लड़े। क्योंकि छात्रों का काम पढ़ने का है, परंतु 22 वर्षों में इतना करप्शन कर दिया है कि छात्रों को आज सड़कों पर उतरकर लड़ना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि गोले पे जो आंदोलन चल रहा है वो हमारे लिए चल रहा है। वो आंदोलन जो घोटाले हुए वो हमारे लिए हुए हैं, वो घोटाले हमारे लिए वो आंदोलन चल रहा है। तो दोस्तों, आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और पूरा सपोर्ट कीजिए आप।